इकोन पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में जानने वाले हैं। अब तक हमने रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, मोटिवेशन ऑफ रिसर्च को हमने देख लिया है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च ऐसे नहीं कि ठीक है एक ही तरीके से रिसर्च होती है, ऐसा नहीं होता, या फिर एक ही प्रकार से रिसर्च हम कर पाते हैं। रिसर्च बहुत प्रकार से होती है। मान लीजिए अगर मैं आपको कोई डाटा देता हूं कि ऐसा कुछ फील्ड देता हूं जहां पर आपको डाटा की आवश्यकता होगी, तो अब आपका फोकस क्या है, डाटा कलेक्ट करने पर, कि टेबल बनाने पर, आपको इक्वेशंस बनानी है, ग्राफ बनाना है। लेकिन अगर मैं आपको इस प्रकार से बोलता हूं रिसर्च करने के लिए, आपको भावनाओं पर रिसर्च करनी है, आपको इमोशंस पर रिसर्च करनी है, आपको नजरिए पर रिसर्च करनी है, तो आप खुद बताइए क्या उसमें आप रिसर्च किसी डाटा के आधार पर करोगे, किसी ग्राफ के आधार पर करोगे? बिल्कुल भी नहीं। वहां पर चीजें अलग प्रकार से काम कर रही होंगी। कुछ रिसर्च आपकी समस्याओं के निवारण के लिए होती है, कुछ रिसर्च आपकी ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है, कुछ रिसर्च व्याख्यान करने के लिए होती है, कुछ रिसर्च एक्सप्लोर करने के लिए होती है, कुछ रिसर्च इक्वेशंस निकालने के लिए होती है, और कुछ रिसर्च उस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए होती है। तो बहुत प्रकार की आपकी रिसर्च देखने को मिल जाती है। वो सारी चीजें क्या है, वो इस क्लास में हम देखने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिसर्च तो ऐसे काफी प्रकार की होती है, लेकिन हमने क्या किया, उन सभी रिसर्च को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया किसी एक चीज के आधार पर। जैसे हमने कि उद्देश्य के आधार पर हमने रिसर्च को डिफाइन किया, तो दो तीन प्रकार की उसके अंदर आ जाएगी। अप्रोचेज के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर, ऑब्जेक्टिव हम क्या लेकर चल रहे हैं, और टाइम के आधार पर। हमने टाइम कौन सिलेक्ट किया है? एक रिसर्च आपके एक टाइम की बात करती है कि ठीक है आज के दिन की हम बात करें, फिर किसी पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं। और कोई रिसर्च 5 साल की बात करती है कि 5 साल पहले से लेकर अब तक का ढूंढ कर लाओ, तो क्या टाइम के आधारित। तो ऐसे हमने अलग अलग कैटेगरीज में उनको रखा हुआ है। तो सारी कैटेगरीज क्या है, उनका पॉलिटिकल साइंस में कैसा रोल है, पॉलिटिकल साइंस में कैसे हमें रिसर्च एग्जांपल देखने को मिल सकता है उसमें, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेस्ड ऑन पर्पस, की उद्देश्य के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण होता है हमारे पास रिसर्च टाइप्स का। इससे मुख्य रूप से हमारे पास दो प्रकार की रिसर्च आती है। बेसिक, प्योर, फंडामेंटल रिसर्च, ये एक ही है। बेसिक कह लो, प्योर कह लो, फंडामेंटल कह लो। दूसरी आपकी अप्लाइड रिसर्च। अब देखो इनका नाम ही हमको बताता है कि फंडामेंटल है, प्योर रिसर्च क्या होती है, और अप्लाइड मतलब जो लागू हो रही होती है। तो अब क्या होता है इसमें, तो पहली आपकी बेसिक, जिसे प्योर फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। यहां पर ये होता है कि हम रिसर्च कर रहे होते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल। इसमें कोई अप्लाई वगैरह कोई रूल होता नहीं है। हमारे अभी काम आएगी नहीं आएगी नहीं पता हमको, लेकिन आने वाले समय में आएगी वो भी नहीं पता। लेकिन क्या इसमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है? जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप में से किसी ने बीएससी कर रखी है, फिर कुछ और कर रखा है, फिलोसफी से कुछ कर रखा है, तो आपने देखा हो कि आप जिन चीजों पर बात कर रहे हो, जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, जो एल्गोरिथम पढ़ रहे हो, जो कैलकुलस सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, वो सारा आप कैलकुलेशन में काम नहीं आता है। ये न्यूटन ने जो कैलकुलस दिया था, बीएससी में आता है ये, वो आपका आमतौर पर काम नहीं आएगा, लेकिन उस पर फिर भी काम होता है, उस पर रिसर्च भी होती है। क्यों? क्योंकि वो प्योर साइंस है, प्योर मैथ्स है, कि वहां पर क्या कि वो बेस आपको अप्लाई नहीं कर पाओगे कहीं कहीं पर उसको आमतौर पर, लेकिन वो ज्ञान को बढ़ाने के लिए ज्ञान है। जैसे आप देखते हो कि आपको 10th के बाद आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। अब आमतौर पर आपके इस्तेमाल में नहीं आती चीजें, लेकिन आप इनको पढ़ रहे हो, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका दिमाग तेज होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, समझ बढ़ती है आपकी। तो बस वही है कि ये वो रिसर्च होती है किसी भी फील्ड में जहां पर ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान कोश बढ़ रहा है, नोटबुक भरती जा रही है। जैसे अगर आज साइंटिस्ट को पता लग गया कि किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, फिर किसी एक वायरस को ऐसे डिकोड किया जा सकता है, अब क्या पता वो अभी काम ना आए, क्या पता वो आज से 50 साल बाद भी काम ना आए, क्या पता 100 साल बाद काम आए, लेकिन अभी काम नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास उसका ज्ञान आ चुका है, आगे जाकर वो इस्तेमाल में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा। जैसे अभी हम क्या करते हैं कि सबकी जीन्स इकट्ठा कर रहे हैं हम यहाँ पर हर जगह से। अब ये सब करना क्या आपका कि अभी काम नहीं आएगा, लेकिन भविष्य में 5-10 साल 100 साल बाद शायद काम आ सकता है। तो ऐसे हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती ही हैं कि वो अभी काम नहीं आएंगे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ज्ञान बढ़ा रही है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, आइडियोलॉजीज होती है, तो क्या है वो सारी आपकी प्योर रिसर्च में आती है। कि आप लिबर्टी पर बात कर रहे हो, आप डेमोक्रेसी पर बात कर रहे हो, डेमोक्रेसी कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात कर रहे हो, इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हो, आप राइट्स के बारे में बातें करो, ये सब चीजें क्या सैद्धांतिक हैं। और सैद्धांतिक की तो बात यहाँ पर फंडामेंटल। तो यहाँ पर क्या होगा, ज्ञान बढ़ रहा है केवल, इसका हाल फिलहाल में कोई प्रैक्टिकल यूज होता वगैरह नहीं है कुछ भी। जैसे आप लोग फोकस ऑन थ्योरेटिकल डेवलपमेंट, और यही आपको कॉन्सेप्ट बनते हैं, यही से आपके प्रिंसिपल निकल कर आते हैं। जो भी आपका फील्ड है, चाहे पॉलिटिकल साइंस में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सब सब्जेक्ट हो, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का हो, चाहे फिर किसी उसका भी हो, ये सब आपके सैद्धांतिक रूप से काम करते हैं। अगर आपने कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ाओ, सिस्टम थ्योरी को पढ़ाओ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को पढ़ाओ, आईआर में अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ाओ, पॉलिटिकल थ्योरी में आपने कॉन्सेप्ट और आइडियोलॉजीज को पढ़ाओ, तो सारी चीजें क्या है आपकी फंडामेंटल रिसर्च में तो आती है। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम डेमोक्रेसी के बारे में बातें कर रहे हैं, डेमोक्रेसी पर रिसर्च कर रहे हैं, उसकी इवोल्यूशन कैसे, उसका इवोल्यूशन हुआ शुरुआत से लेकर अब तक, जब इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका फंडामेंटल ही तो है।
जब हम जस्टिस पर, लिबर्टी पर, इक्वालिटी पर, ये सब पॉलिटिकल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट इन पर काम करते हैं, तो आपका ये फंडामेंटल रिसर्च जो कहलाती है, जहां पर शायद अभी ये काम ना आए। जैसे आपने अगर जॉन रोल्स को पढ़ा हो, तो जॉन रोल्स आपके दो सिद्धांत देते हैं, तो न्याय संबंधित उनके सिद्धांत होते हैं, इक्वल इक्वल लिबर्टी का सिद्धांत और डिफरेंशियल प्रिंसिपल का सिद्धांत, जहां पर इस प्रकार की बातें करते हैं कि अमीर की अमीरियत का फायदा गरीबों को होना चाहिए, तब जाकर असमानता न्याय संगत होगी। अब ये बात जब उन्होंने कही थी, शायद उस समय प्रासंगिकता ना रखती हो, कोई मानता ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी बातों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें यहां पर शुरू होती हैं। दूसरा स्टूडेंट्स आपका अप्लाइड रिसर्च। अब देखो अप्लाइड रिसर्च, इसका नाम ही हमको बता रहा है कि ऐसी रिसर्च जो कि हम अप्लाई करते हैं। तो बस वही है कि ऐसी रिसर्च होती है, या फिर ये सोचकर रिसर्च करते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्व करेगी। कि आपके आसपास कोई समस्या है, जैसे हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई एक शहर है और अभी गर्मी चल रही है, बारिश आएगी, तो हर साल हमें देखने को मिलता है कि बारिश के महीने में दिल्ली में क्या होता है कि पानी भर जाता है। अब क्या है कि आपको आपको रिसर्च करनी है, और आपने बोला कि मैं इस बात पर रिसर्च करूंगा कि शहरों में पानी क्यों भर जाता है। अब ये क्या होगी, इस रिसर्च से सॉल्यूशन निकल कर आएंगे, और ऐसे सॉल्यूशन जो कि इस प्रैक्टिकल समस्या को जो कि अभी चल रही है उसको सोल्व करके रख देंगे। तो क्या हुआ, अप्लाइड रिसर्च की आपकी पॉलिसी को, आपकी रिसर्च को अभी अप्लाई करके रिजल्ट निकाला जा सकता है। गवर्नमेंट रिसर्च करवाती है, फिर पॉलिसी बनवाती है उससे। क्या है ये, अप्लाइड रिसर्च है। एग्जाम्पल, रिसर्च ऑन हाउ टू इंक्रीज वोटर टर्नओवर इन इंडिया, टर्नआउट इन इंडिया। अब ये क्या है, हम देखते हैं भारत में क्या कि वोटिंग काफी कम लोग देने जाते हैं, लगभग 43 से 50% लोग वोट करने जाते हैं, ये जो कि काफी कम है। तो हमें रिसर्च करनी इस बात पर कि कैसे हम वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज करें। तो अब क्या होगा, जब आप इसको रिसर्च करके आओगे ना, तो आपके पास ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो कि आपके वोटर्स के वोटिंग को बढ़ाएगा। तो आपने क्या किया, इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व किया, तो आपका अप्लाइड रिसर्च हो गया। देन स्टडी वेज टू रिड्यूस करप्शन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप लोग प्रशासन में भ्रष्टाचार कम करने के तरीके पर काम करना चाहते हो, तो ऐसे में आप रिजल्ट निकल कर लाओगे, रिजल्ट जो कि सॉल्यूशन होंगे रियल लाइफ में कि ऐसे काम करो, भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऐसे काम करो, करप्शन वगैरह नहीं होंगी चीजें। आगे हमारे पास है बेस्ड ऑन अप्रोचेस, कि दृष्टिकोण के आधार पर जब हम रिसर्च का वर्गीकरण करते हैं तो क्या क्या चीज आती है। पहले इसमें अब देखो यहाँ पर क्या कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे पास आ जाएगी। अब जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या होता है, इसे हिंदी में मात्रात्मक कहते हैं और उससे दूसरे वाले को गुणात्मक कहते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस आधार पर रिसर्च हो रही है, इस आधार पर कैटेगराइजेशन हो रहा है, क्या किसी चीज को हम नंबर से मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो उसके लिए अलग प्रकार की रिसर्च है, नहीं कर सकते तो उसके लिए अलग प्रकार की रिसर्च हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पर, राइट। तो वही होता है यहाँ पर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है क्वांटिटेटिव रिसर्च। और देखो इसका नाम ही हमको बताता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, कि यहाँ पर संख्याओं की बात हो रही है, मात्रात्मक मात्राओं की बात हो रही है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी की बात यहां पर हो रही है। तो वही है कि ऐसी रिसर्च जो कि न्यूमेरिकल डाटा पर आधारित हो, अंकों पर आधारित हो, 1 to 3, 100 to 100 पर आधारित हो, ग्राफ पर आधारित हो, स्टेटिस्टिक्स पर आधारित हो, वो रिसर्च आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। अब आप बोलोगे सर इसका उदाहरण क्या हो सकता है, तो इसमें क्या होता है कि हम सर्वेस करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए हो, आपने वहां से डाटा इकट्ठा किया, क्या करके कि इस शहर में कितने लोग 18 साल से नीचे हैं, कितने लोग 18 साल से ऊपर हैं। अब यहां पर क्या निकल रहा है, यहां पर निकला है डाटा कि 10,000 लोग 18 साल से नीचे हैं, 20,000 लोग 18 साल के ऊपर हैं। क्या है ये, डाटा है, फिगर्स हैं, फैक्ट्स से निकल कर आए। इससे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हम सर्वे का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं। और मुख्य यहां पर मेजरमेंट का रोल होता है कि हम मेजर कर रहे हैं, फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं नंबर का। यहाँ पर क्वांटिटेटिव, जहां पर हम नंबरों से खेल रहे होते हैं, यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च में कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए कि आप इस बात का एनालिसिस कर रहे हो कि इलेक्शन रिजल्ट में कितना वोटिंग परसेंटेज रही, किस पार्टी को कितना वोट मिली, किस पार्टी को कितना वोट मिली। अब यहाँ पर रो फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट, कोई भी निकालेगा फैक्ट ही निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर फैक्ट की बात होती है, आंकड़ों की बातें होती है कि कितने लोग इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। तो भैया 100 करेंगे, 200 करेंगे, 1000, 2000, लाख, 2 लाख करेंगे, नंबर फिक्स होता है। तो ये क्या आप क्वांटिटेटिव है, संख्याओं की बात हम यहां पर कर रहे हैं, मात्राओं की बात हम यहां पर कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो आपकी वो है क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक रिसर्च, इसका नाम ही हमको बताते गुण की बात करना। अब गुण की बात का मतलब क्या होता है, आप खुद देखिए, जब हम बात करते हैं ना किसमें किसमें इस व्यक्ति में गुण है, ये इस व्यक्ति का ये गुण है, गुण मतलब इसका, इसमें विशेषता, इसके नजरिया, वो सारी चीज आ जाती है। तो क्या आप उसको नंबर में डिफाइन कर सकते हो, तो बिल्कुल भी नहीं, आप उसको नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते। जब अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपका किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ क्या नजरिया है, तो नजरिया नंबर में नहीं आ सकता कि मेरा नजरिया तो 5 आउट ऑफ 10 है, ये नहीं हो सकता। आप कुछ ना कुछ बातें कहोगे और आपकी बात दूसरों की बातों से हमेशा अलग ही होगी, अलग मतलब अपने आप खुद के शब्द होंगे। ऐसा नहीं कि आपको 10 स्टेटमेंट दी गई और आपने उसमें से एक ले ली, ऐसा नहीं होगा।
आप खुद से बातें करोगे, व्याख्या करोगे, पैराग्राफ बोलोगे, आप बोलोगे वो लिखेगा। तो इसमें फैक्ट वगैरह ऐसे नहीं कि आप कैटेगराइजेशन कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप यहाँ पर। तो जब आपकी रिसर्च किसी फैक्ट वगैरह पर आधारित नहीं होती, नजरिए पर, एटीट्यूड पर, दृष्टिकोण पर, भावनाओं पर, नजरिए पर आधारित होती है ना, तब आप एक क्वालिटेटिव कहलाती है। मतलब वही है कि जिन चीजों को हम नंबर में पिरो नहीं सकते, वो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है, कि अनुभव के आधार पर, ओपिनियन के आधार पर, विचारों के आधार पर। अब देखो, विचारों कैसे संख्या दोगे आप, एक्सपीरियंस को कैसे संख्या दोगे, ओपिनियन को कैसे संख्या दोगे, नहीं दे पाओगे। तो इसलिए नॉन न्यूमेरिकल डाटा पर फोकस होती है, कि जहां पर नंबर का इस्तेमाल कुछ खास होता नहीं है। अब जैसे इंटरव्यूज लेना, अब देखो आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको जानकारी मिल रही है, लेकिन वो जानकारी आपको नंबर्स में नहीं मिल रही है कि 10%, 20%, 30, 100, कुछ भी नहीं है, ग्राफ भी नहीं बन रहा है कुछ। बस इंटरव्यू लिया, ऑब्जर्व किया आपने किसी चीज को, केस स्टडी करके आपकी ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आ जाती है, जहां पर आप गहराई से किसी चीज को समझने की कोशिश करते हो। वरना खुद देखो, आप जब अगर आपको डाटा इकट्ठा करना है तो 5 घर गए, बोला कौन कौन पढ़ता है, कौन कौन 5 साल से नीचे, डाटा मिल गया। लेकिन अगर उन परिवारों से पूछा जाए कि भैया आपका नजरिया क्या है अपने समाज के प्रति, तो उनका जो नजरिया है ना, उनका जो अनुभव है, वो गुणात्मक में आएगा। क्या उसे आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते कि 1 पॉइंट दिया, 2 स्टार, 3 स्टार दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है। जैसे जब आप प्ले स्टोर पर जाते हो तो प्ले स्टोर पर क्या होता है कि आपसे रेटिंग के लिए बोलते हैं। तो रेटिंग एक प्रकार से क्वांटिटेटिव है, जितना आप रेट करोगे उनको पता लग जाए कि हाँ रेटिंग में कहां चल रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव डाटा क्या है, 5 में से कितने नंबर दिए। लेकिन आपको फिर वो बोलते हैं कि डिस्क्राइब, कमेंट कीजिए। वो कमेंट बताए कि क्वालिटेटिव, गुणात्मक, की आप चाहते क्या हो, आप समझते क्या हो हमारी एप्लीकेशन के बारे में। एग्जाम्पल के लिए, कि आपने इंटरव्यू लिया लोगों का, और उनमें आपने पूछा कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हो। अब इसमें तो नंबर वगैरह नहीं दे सकते कि 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 5 टिक, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका खुद का नजरिया हो, खुद का उनका मानना होगा। जैसे जब कोई बोल रहा है कि भैया इन्होंने हमारा हमारे बारे में सोचा है, ये फिर हमें वो अच्छे लगते हैं, मोदी जी का करिश्माई प्रकृति है, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा बोलना। अब इसमें आप डाटा कहां से लाओगे, फैक्ट कहां से लाओगे, नंबर कहां से लाओगे, नहीं लाओगे, ये तो नजरिया है उसका। लेकिन आपको इसको नोट डाउन भी करना होगा। तो ये आप क्वालिटेटिव में आ जाती है, कि पब्लिक परसेप्शन को जानना। जैसे एक तो ये हो गया कि कोई सरकार पॉलिसी लाई, और उस पॉलिसी से कितने लोगों को फायदा हुआ। तो फायदा नंबर में होता है कि 50, 100, 200, 1000, 2000 को फायदा हुआ होगा। तो क्या है, क्वांटिटेटिव, मात्रा की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि जनता का नजरिया क्या है उस नीति के प्रति, सरकार की नीति के प्रति, तो यहां पर क्या आएगा, कोई नंबर आएगा नहीं। यहां पर आएगा आपका क्वालिटेटिव, संख्या, गुणात्मक। क्योंकि यहां पर नंबर्स की बात नहीं हो रही है, यहां पर नजरिए की बात हो रही है। राइट स्टूडेंट्स। तीसरा आपका है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टडी। अब यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, ये सारी चीजें आती है। अब डिस्क्रिप्टिव क्या होती है, तो देखो जैसे इसका नाम ही हमको बता रहा है, यहां पर क्या है कि डिस्क्राइब कर रहे हैं चीजों को, कि ऐसी रिसर्च जहां पर केवल आपको काम ये है कि डिस्क्राइब करना, जो हुआ बता दो आकर। मान लीजिए शहर में कोई एक्सीडेंट हुआ और आपको भेजा कि आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी है उसके ऊपर, तो उसका मतलब ये कि आप वहां पर गए, आपने वहां को देखा, और वहां पर देखने से आपको जो चीजें दिखी आपने वो लिख दी। क्या हुआ, ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, वर्णनात्मक हो गया, आपने वर्णन कर दिया बस चीजों का। इसमें कोई बुद्धि लगानी नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, बस जो दिखा वो लिख दिया। जैसे 2 कारें टकराई, ठीक है, और एक कार टूट गई, एक कार कम टूटी, दोनों किसी से टूट गए, और दोनों व्यक्ति खिड़की से ऐसे टूट कर अपने बंपर पर पड़े आकर, कार के बंपर पर ऐसे। अब ये वहां की स्थिति है और लोग खड़े आसपास, खून वगैरह का निशान नहीं है, ट्रैफिक पुलिस आ चुकी है, ये आपको दिखा, बस यही आपको लिखना है। यही आपको कहलाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, की आपने व्याख्या कर दी। अब आप बोलोगे सर ये किस प्रकार की रिसर्च हुई, मतलब ऐसा तो क्या ही, अब हम तो इसमें हमने क्या किया, तो आपने उसका वर्णन किया जो कि पहले नहीं हुआ था। ये भी तो वर्णन करना भी तो जरूरी है, कि आप किसी जानवर के बारे में वर्णन कर रहे हो, कोई प्रक्रिया हुई उसके बारे में आप वर्णन कर रहे हो। जैसे अगर मान लीजिए अगर कुछ ऐसा आया कि आपको किसी बिल के बारे में बोला गया कि बिल एक्ट जो बनने जा रहा है उस पर आपको रिसर्च करनी है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करोगे कि ऐसा ऐसा पार्लियामेंट में हुआ था। तो ये डिस्क्रिप्टिव है, जहां पर आप वर्णन करते हो, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस लिखना है, जो दिखा वो लिखा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि इट आंसर्स व्हाट इज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। और अधिकतर क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है ना, वो प्रेजेंट में चलती है, करंट में चलती है, कि अभी क्या हो रहा है। अगर पास्ट में होगी तो वो हिस्टोरिक जैसी हो जाती है, एक्सप्लेनेटरी कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहां पर हम बातें कर रहे हैं कि भैया कैसे वो हो रही है चीजें, बस, और कुछ नहीं है। कुछ गहराई में जाना नहीं है कि कारण क्या थे, प्रभाव क्या पड़े, कुछ भी नहीं, ये हमारा कंसर्न नहीं है। ये दूसरी प्रकार की रिसर्च में आ जाएगा। यहां पर ये है कि क्या हुआ, जो प्रथम दृष्टा होता है ना, कि क्या हुआ दिखा में, बस वही हमें लिखना है। एग्जाम्पल के लिए,
डिस्क्राइबिंग वोटर टर्नआउट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, कि इलेक्शन हुए हैं और अब हमको बोला कि अब आपने टॉपिक लिया कि मुझे डिस्क्राइब करना है कि अब की बार इलेक्शन में क्या रिजल्ट रहा। तो आप क्या करोगे, आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च लेकर चलोगे और डिस्क्राइब करोगे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में किसको कितनी वोट मिली, आप चार्ट बना लोगे। इस स्टेट में किसको कितनी वोट मिली, किसको कितनी वोट नहीं मिली, कौन जीता कौन हारा, बस ये आप व्याख्या करोगे, बस जो दिखा वो लिखा। इसमें आप ये नहीं बताओगे कि बीजेपी यहां पर क्यों नहीं जीती, क्यों हार गई, क्या कारण रहे, क्यों वोट नहीं दिया, कुछ नहीं आएगा, बस वर्णन करना है यहां पर आपको। देन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, कि इंडियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, कि प्रेसिडेंट आता है, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, स्पीकर, ये सारी बस वर्णन करना है, क्यों आता है, कैसे आता है, कुछ नहीं है, वर्णन कर दिया। जैसे अगर आपको बोला गया कि जाइए और कहीं पर कोई मंदिर है उस पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी है आपको, तो आपको जो दिखा वहां पर वो लिखना है, उसमें ऐसा क्यों हुआ, वो स्तंभ कैसे बना, कुछ नहीं, जो दिखा वो लिखा, इसमें ये होता है। दूसरे स्टूडेंट्स में आपका आता है एनालिटिकल रिसर्च। अब एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है कि ये दूसरा एक प्रकार से स्टेप होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। यहां पर क्या है कि जो हुआ है, जो हो रहा है, जो हो चुका है, उसमें वो क्यों हुआ है ना, उसको समझना, संबंधों को ढूंढना। जैसे दो कार का एक्सीडेंट हुआ, अब डिस्क्रिप्टिव वाला तो देखकर चल जाए कि भाई ये हुआ था, मैंने समझ लिया, लेकिन एनालिटिकल वाला जो होगा विश्लेषण करेगा, वो विश्लेषण क्या, कि ये दो कार टकराई तो क्यों टकराई, उस टकराने से किस पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या टूटा क्या नहीं टूटा, किससे कितना नुकसान हुआ, पुलिस क्यों आई, लोग क्यों इकट्ठा हुए, है ना। तो ये क्या, आप विश्लेषण कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो कि ये चीजें हुई क्यों, इक्वेशन ढूंढ रहे हो आपकी, संबंध क्या है इनमें, ये ढूंढना ही आपका एनालिटिकल रिसर्च होता है। यहां पर आप संबंधों को निकालते हो कि उत्तर प्रदेश में धर्म का और राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है ना, और राजस्थान में पानी का मान लीजिए और वोटिंग कैसे प्रभाव पड़ता है, दिल्ली में जो फ्रीबीज होती हैं, फ्रीबीज मतलब कि मुफ्त में चीजें देना, उसका इलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप उनका एनालिसिस कर रहे हो कि क्या कुछ इक्वेशन है भी या नहीं, प्रभाव करते भी है नहीं करते, तो उसको आप निकालकर यहां पर लाओगे कि प्रभाव करते हैं, प्रभाव नहीं करते, उसके आप बीच में इक्वेशन ढूंढोगे। तो यहां पर वो लिखा है गोज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, की वर्णन करने इसके बाद की बात है यहां पर, जहां पर आप सोचना शुरू करते हो कि क्यों हुआ, क्यों टकराए, क्या संबंध है, क्या संबंध है भी या नहीं है, ये आपका एनालिसिस में आ जाएगा। एग्जाम्पल कि वाई वोटर्स टर्नआउट इज हायर इन रूरल एरिया, कि गांव में लोग एक प्रकार से अधिक मतदान क्यों करते हैं, क्यों होता है। अब जब आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो आप संबंध ढूंढोगे ना, कि गांव में लोग अवेयर होते हैं, फिर गांव में लोगों को कुछ और चीजें मिलती है, तो संबंध ढूंढने की कोशिश करोगे आप। या शहरों में वोट कम क्यों देते हैं, तो संबंध ढूंढोगे कि शायद वर्किंग का और छुट्टी ना मिलने का भी प्रभाव हो सकता है, या फिर उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, अब पॉलिटिकल हो चुके हैं लोग। तो इक्वेशन ढूंढने की कोशिश करते हो आप, इसमें एनालिसिस, क्या आप एक प्रकार से संबंध ढूंढने की कोशिश करते हो। उसके बाद आपका स्टडी इंपैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि भैया शिक्षा का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों मिलते भी आकर, दोनों में संबंध कुछ है भी या नहीं है, अगर है तो कैसे है, ये आप ढूंढते हो कि संबंध है भी या नहीं, वो आपका एनालिटिकल रिसर्च में आ जाएगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपका यहां पर है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।